गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अनिल कुमार सम्मेलन विद्यालय बिजलीगढ़ से। आज हम जीव विज्ञान के टॉपिक में पोषण, जीव जंतु में पोषण तथा जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लगभग 2-3 दिन बाद ये वीडियो हम आज डाल रहे हैं। आप ध्यान से देखते रहिए और प्रश्नों को नोट करते रहिए, ठीक है। चलिए पहले हेडिंग डालें आप, पोषण, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इसको लिखेंगे जीव जंतु प्रकृति से प्राप्त भोजन से अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। उसे पोषण कहते हैं। उसे पोषण कहते हैं। लिख लिया। देखो, पोषण का मतलब ये होता है कि हम माँ प्रकृति से जो भी भोजन प्राप्त करें उसको खा के अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएँ, वही पोषण है। अगर खाना खाने के बाद भी हम स्वस्थ नहीं रह पा रहे, इसका मतलब हम कुपोषित हैं। क्या है? एक तो पोषण होता है, एक होता है कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। पोषण माने स्वस्थ मनुष्य या स्वस्थ बच्चा, और कुपोषित माने ऐसा बच्चा जिसको बचपन में या माँ के गर्भ में ठीक से भोजन नहीं मिला, तो वो कुपोषित हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखिए। अब जीव विज्ञान के छोटे छोटे प्रश्न लिखाऊंगा मैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसके आंसर मैं खुद बताता जाऊंगा, वन लाइनर। तो पहला प्रश्न लिखेंगे आप, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में कौन सी औषधि कामयाब है? मलेरिया परजीवी को हाँ, उससे दवा बनती है। सिनकोना की छाल तो रॉ मटेरियल है, उससे दवा जो बनाई जाती है उस दवा का नाम पूछा जा रहा है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में कौन सी औषधि कारगर है? आंसर लिखेंगे क्लोरोक्विन। अब ये क्लोरोक्विन जो दवा है वो कोनेन से तैयार होती है, ठीक है। क्लोरोक्विन, जहाँ औषधि का नाम आ जाए इसका मतलब दवा पूछ रहे हैं हम। अगर ये पूछा जाता था कि कोनेन किस काम आता है, तो मलेरिया रोग के उपचार में, ठीक है। क्लोरोक्विन जो टैबलेट है की गोली, वो मलेरिया के उपचार में काम आती है, ठीक है। मादा एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया पैदा होता है, जानते हो ना। जितने भी मच्छर रोग फैलाते हो उनमें 99% मादाएं होती हैं सभी, ठीक है। जितनी भी मादाएं वही काटती हैं, वही रोग फैलाती हैं। नर मच्छर काटता नहीं है, ना रोग फैलाता है। मादाएं काटती हैं और रोग फैलाती हैं, जिनमें सबसे खतरनाक मादा होती है एडिस इजिप्टा, जिससे डेंगू होता है। आजकल चल रहा है डेंगू, ठीक है। एडिस इजिप्टा जो होता है, एडिस इजिप्टी, कहीं की इजिप्टी भी बोल देते हैं, इजिप्टा भी बोल देते हैं, दोनों का मतलब वही है। एडिस इजिप्टा के काटने से
डेंगू रोग होता है। अब देखो आप लोग ये समझ लीजिए कि मच्छर रोग नहीं फैलाता, मच्छर केवल वाहक होता है। क्या होता है? वाहक या वाहन। ठीक है, वाहन या वाहक। तो मच्छर पे बैठ के या मच्छर के खून में जो वायरस मौजूद रहता है, ये जो जीवाणु मौजूद रहता है, वह रोग फैलाते हैं। ठीक है, तो डेंगू हुआ या मलेरिया हुआ, तो ये बैक्टीरिया या वायरस से होने वाली बीमारियां हैं जिन्हें मच्छर अपने साथ लेके चलता है अपने खून में। ठीक, तो मच्छर क्या हुआ? वाहक। और हम कह देते हैं मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है। वास्तविकता तो ये मच्छरों के काटने से, जब मच्छर नहीं काटेंगे तो हमारे अंदर वायरस कैसे घुसेगा? इसी तरह से अगला प्रश्न लिखे। ये तो तुम्हें पता होगा, सिनकोना के कौन से भाग से, सिनकोना के पौधे के कौन से भाग से कोनेन की दवा प्राप्त होती है? छाल। ठीक है, एक क्लोरोक्विन, एक लेरियागो टैबलेट और होती है। ठीक है, उसको भी लिख लो, लेरियागो। ये भी कोनेन की दवा है, कोनेन से दवाई बनाई जाने वाली दवा है। अगला लिखें। वातरंध्र पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? बताओ, जड़ में। सोच के बताओ। वात माने वायु, रंध्र माने छेद, पत्ती। सही जवाब, इसका आंसर है पत्तियों में। किसमें? सोच समझ के जवाब दिया करो। स्टोमेटा बोलते हैं ना अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा पत्तियों में पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पे, निचली पे? हाँ ठीक है, आगे लिखिए। किस पौधे में स्टोमेटा बहुत भीतर तक धसे रहते हैं? आंसर लिखिए इसका, नागफनी। देखो इसके बारे में समझा दूं मैं। नागफनी एक मरुद्भिद पौधा है। कैसा? इसका मतलब क्या होता है मरुद्भिद का मतलब? जो पौधे रेतीली मिट्टी या रेतीली भूमि में पाए जाए या शुष्क स्थानों पर पाए जाए, उन्हें कहते हैं मरुद्भिद पौधे। क्या बोलते हैं? मरुद्भिद पौधे। अब प्रश्न ये है कि इसमें जो स्टोमेटा है वो धसे हुए क्यों होते हैं? सबमर्ज्ड स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अगर स्टोमेटा जितने बाहर होंगे, पौधा उतनी ही जल्दी अपना पानी खोएगा। पानी खोने का मतलब नमी उसकी चली जाएगी, जल्दी मुरझा जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि नागफनी का पौधा रेतीली भूमि या रेगिस्तान में पाया जाता है, वहाँ पानी की पहले से ही कमी होती है, तो पौधा अपने आप को बचाने के लिए अनुकूलन का सहारा लेता है और अपने स्टोमेटा को और ज़्यादा भीतर घुसा लेता है। तो इस तरह से वो अपना पानी कम से कम खोता है। ठीक है, तो नागफनी के पौधे में भीतर तक धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं। कैसे? धसे हुए। ठीक है ना? वातरंध्र का मतलब समझ गए? वात माने वायु, रंध्र माने छेद, ऐसे छेद जिनसे वायु आर पार हो सके। ठीक है, आगे लिखें। क्वासरको और मेरेस्मस रोग किसकी कमी से होते हैं? सही जवाब, क्लैपिंग कीजिए। क्वासरको और मेरेस्मस रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। किससे? सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? डीएनए में। सोयाबीन दाल। डीएनए में पाया नहीं जाता, डीएनए बने होते हैं प्रोटीन के। ठीक है, और वो प्रोटीन और ये प्रोटीन अलग होता है। तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, उसके बाद बादाम में। और अगर बादाम और सोयाबीन नहीं खा पा रहे तो तुम दालों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक कौन सी दाल में पाया जाता है? तो अरहर की दाल। ठीक है, ध्यान रखना, अरहर। अरहर, कहीं कहीं से तुअर की दाल बोलते हैं, तुअर, येलो वाली। आगे लिखिए। रोहू का संबंध किससे है? रोहू क्या होती है?
कोई बच्चा बताए रोहू? रोहू का नाम सुना कहीं? रोहू मछली होती है। क्या होती है? तो मछली का संबंध कौन सी क्रांति से होगा? नीली क्रांति। वेरी गुड, नीली क्रांति। लिख लीजिए जिसका नहीं लिख रहा। तो हम इसमें मछली ना करके मछली का नाम दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। रोहू, लाची, सौरिया, जो तुम देसी भाषा में बोलते हो मछलियों को, तो यहाँ पर कहा जाए कि मछली का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति से। किससे? क्योंकि नीले नीले पानी में से निकाली जाती हैं और मछलियों का इकट्ठा रंग भी हल्का नीले से ऊपर होता है, मटमैला ग्रे या नीला कह सकते हैं इसे। ठीक है, आगे लिखिए। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु किन्हें बोलते हैं? संकटग्रस्त, बताइए। एक तो संकट होता है, संकट माने आफत या मुसीबत आ जाना। संकटग्रस्त उन जंतुओं को बोलते हैं जिनकी प्रजाति धीरे धीरे धरती से समाप्त हो रही है। जैसे गौरैया और गिद्ध और शुतुरमुर्ग और चीता, बाघ और चीता, ये सब संकटग्रस्त आते हैं। और पांडा भी आता है। ठीक है, तो ये सब संकटग्रस्त जीवों में आते हैं। तो ऐसे जीव जिनकी प्रजातियां धीरे धीरे जमीन से समाप्त होने वाली हों, वो सब संकटग्रस्त कहलाएंगे। अब प्रजाति समाप्त कैसे होती है? जब उनका प्रजनन बंद हो जाए या उन जैसी संतान उत्पन्न होना बंद हो जाए। किसी भी चीज़ को धरती से नष्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि उसका उत्पादन बंद किया जाए, तभी वो उस धरती से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, या उसको हम संकटग्रस्त जीव जंतु कहेंगे। अब एक किताब है जो संकटग्रस्त जीवों का संकलन करती है। क्या? वेरी गुड, रेड डाटा बुक। क्या है? रेड डाटा बुक में इन्हीं जीवों का संरक्षण या संकलन किया जाता है। अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक क्या है। तो हाँ, संकटग्रस्त जीवों का संग्रह करती है जी। लिखिए आगे। हर्पीज रोग किसके कारण होता है? हर्पीज 10-15 प्रश्न हो जाए तो बता देना। हर्पीज रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है विषाणु से, वायरस से। इससे सबसे अधिक और बीमारी फैलाने वाला विषाणु होता है वायरस। ये बहुत सूक्ष्म होता है बच्चों, इतना सूक्ष्म कि ये एक बिंदी में 1 अरब आ जाएंगे। कितने? बहुत छोटा होता है और आसानी से हमारे चारों तरफ विद्यमान रहता है हर वक्त। हम हर समय, हर घड़ी, हर स्थान पर रोगाणुओं से और सूक्ष्म जीवों से घिरे रहते हैं। जब हमारा शरीर उनसे लड़ने में नाकाम हो जाता है, उस वक्त हम बीमार हो जाते हैं ना। हर समय हम फाइट करते थे, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया। हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया खाने में हमें सबसे अच्छा भोजन लेना चाहिए, दही, मट्ठा, छाछ। दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो जो बच्चे दही खाते हैं अच्छी बात है, नहीं खाते तो खाना शुरू कर दीजिए। तो हर्पीज रोग होता है विषाणु से। ठीक है, सबसे अधिक बीमारी वायरस फैलाता है और सबसे खतरनाक बीमारी भी इसने फैलाई थी इस समय, कोरोना। कौन सी? कोरोना। वायरस से फैलता है कोरोना। ठीक है, सबसे सूक्ष्मतम जीव होता है ये। सूक्ष्मतम माने छोटे से भी छोटा। अगला लेके। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सबसे अधिक किस में पाया जाता है? बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स मतलब सभी विटामिन बी। बी की जितनी भी विटामिन हैं वो सबसे अधिक किस में पाई जाती हैं? लिखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किस में पाया जाता है?
विटामिन बी देखो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है विटामिन B1, B2, B3, B4, B10, B5, B11, जितने भी बी के वर्जन है वो सब बी कॉम्प्लेक्स में आएंगे। ठीक है, ये सबसे अधिक किस में पाया जाता है? लीवर में। किस में? बोलिए, किस में पाया जाता है? हाँ, अब जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो अधिक से अधिक लीवर खाएंगे तो उनमें विटामिन की पूर्ति होती रहेगी। ठीक है, अब लीवर खाया किसका जाएगा? बकरे का। ठीक है ना, कोई बात नहीं, जो बच्चे मांसाहारी हैं वो इसका जानते होंगे, साथ जो शाकाहारी हैं वो नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो यकृत में विटामिन, सारे विटामिन बी पाए जाते हैं। अगला लिखें, स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किससे किया जाता है? स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किस विधि से किया जाता है? किस से किया जाता है? आंसर लिखें इसका। आयोडीन विलयन से। किससे? आयोडीन का प्रतीक क्या है? बोलिए, आयोडीन का प्रतीक क्या है? आई, सही जवाब। क्लोरीन का Cl, फ्लोरीन का F और ब्रोमीन का Br। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? नमक में पाया जाता है आयोडीन। ठीक है, और एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, जो भी बच्चे नमक इस्तेमाल करते हैं अच्छी क्वालिटी का नमक इस्तेमाल करें, जो राशन से मिलता है उसको तो इस्तेमाल करना मजबूरी है। और अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, बढ़िया नमक खाएंगे, नमक थोड़ा खाएं लेकिन अच्छा खाएं। कम नमक खाना चाहिए, ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो हमें आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि नमक को कभी भी पलट कर डिब्बे में ना पलटें। जैसे पैकेट खोली और काट के डिब्बे में स्टोर कर लिया, ऐसा नहीं करना है। उससे उसका आयोडीन इवोपरेट हो जाता है, उड़ जाता है, और वो केवल नमक रह जाता है, आयोडीन वाला नमक नहीं रहता। तो इसलिए उसका आयोडीन अगर बचा के रखना है तो नमक इस्तेमाल करो, उसको मोड़ के थैली को या रबड़ लगा के वापस रख दो, फिर इस्तेमाल करो, फिर निकालो, फिर बंद कर दो। इससे वो सुरक्षित रहेगी। या ऐसे डब्बों का इस्तेमाल करो जो एयर टाइट होते हैं। एयर टाइट जानते हो? कुछ डब्बे तो ऐसे उसमें से नमक सील नहीं लगता है, जिनमें हवा चली जाती है या नमी चली जाती है। तो ऐसे डब्बे इस्तेमाल करने हैं जिनमें नमी ना जाए, जिससे नमक का आयोडीन नष्ट ना हो। ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई बात है। अगर नमक सही से इस्तेमाल करना है तो उसको स्टोर करते रहिए, बार बार, एक बार में स्टोर नहीं करना है। अगला लिखिए, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? परजीवी। परजीवी, सही जवाब, क्लैपिंग। ठीक है, इसको पोषण बोल दिया। अगर भोजन कहते तो तुम आसानी से समझ जाते। ठीक है, परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे बच्चों, वो सादा भाषा में नहीं आएंगे, वो घुमाऊ भाषा में आएंगे। उसको आपको सरल करके समझना है, फिर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एनएमएस की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सभी प्रश्नों को लगा के आएंगे। 180 प्रश्न आने हैं, 180 गोला या नंबर उसमें भर के आएंगे। इस बार जो OMR शीट आएगी उसमें गोला करने को नहीं आएगा, उसमें उत्तर का अंक लिखने को आएगा। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, उसका कौन सा विकल्प सही है? 1 2 3 4, तो 1 के आगे 1, 2 के आगे 4, 3 के आगे 2, 2 के आगे 3, ऐसे लिखना होगा। ठीक है, उसमें तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। गोला करने में ज़्यादा समय लगता है और 1 लिखने में थोड़ा समय लगेगा। तो आप एनएमएस में जो भी बच्चे परीक्षा देने जाएंगे वो सभी 180 क्वेश्चंस लगा के आए और मेहनत करते रहिए जी जान से। अभी जितनी मेहनत कर लोगे भविष्य उतना ही सुरक्षित बन जाएगा। और जो बच्चे इस समय बहाना बनाएंगे पढ़ाई को लेकर, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तुम भी समझो।
अगला क्वेश्चन लिखो। बताओ एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? हाँ, HIV टेस्ट होता है, उसका नाम क्या है? ये तो HIV का पूरा नाम हो गया। HIV टेस्ट का क्या नाम है? एड्स का पता लगाने को लिखो, पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? उसको बोलते हैं HIV टेस्ट। क्या बोलते हैं? HIV टेस्ट। कॉमन भाषा में बोल देते हैं, क्योंकि HIV टेस्ट नहीं होता है, HIV वायरस होता है। क्या होता है? और इसको बोलते हैं एलिजा परीक्षण। क्या बोलते हैं? एलिजा परीक्षण। ठीक है। एड्स का पता लगाने के लिए कि खून में एड्स का वायरस है या नहीं है, उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है एलिजा परीक्षण। ओके। और HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कुछ प्रश्नों को मैं बोर्ड पर नहीं लिखता हूं, तो आप वीडियो को अच्छे से सुने और एक एक बात को सुनकर उसको प्रश्न बना के लिख लें। और बोर्ड पे मैं पूरा भी नहीं लिखता हूं, आप समझ लें, क्योंकि मैं बोल के पढ़ा रहा हूं लेक्चर विधि से, तो आप उसको नोट करते रहें और सुनते रहें अच्छी तरीके से। एड्स का पूरा नाम होता है, अक्सर पूछा जाता है, AIDS। कितने बच्चों को पता है? लड़कों से बताए कोई? लड़कों में से बोलिए, लड़कों में से। इधर वाली लड़कियों में से कोई बताए? 4-5 बच्चों को मालूम है बस। और तुम लोग अपने आप पे हंस रहे हो हम कितने होशियार हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जिसे नहीं याद वो लिख लें और सुनूंगा मैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो यहाँ मैं समझा दूँ तुम्हें कि ये एड्स एक रोग नहीं है, ये रोगों का गुच्छा है। मल्टीपल डिसीज हमारे शरीर में हमला बोल देते हैं। जिस तरह से 3 तरफ से पानी रुका हुआ है, मुहारे लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? और बीच का हिस्सा सूखा है और वो सूखा ही रहना चाहता है। अगर वो मुहारे खोल दिए जाएं तो क्या होगा? पानी आ जाएगा चारों ओर से और उस सूखी ज़मीन को गीला कर देगा। इसी तरीके से हमारा शरीर जो है बीमारियों से बचने के लिए एक तंत्र विकसित करता है, जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। क्या बोलते हैं? या प्रतिरक्षा तंत्र। क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र। बोला करो साथ साथ। प्रतिरक्षा तंत्र। तो प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर की रक्षा करता है। किससे? विभिन्न प्रकार के रोगों से। किससे? विभिन्न प्रकार के रोग केवल इसी तंत्र की वजह से हम पे हमला नहीं कर पाते। तो हमें अंदर से अपने शरीर को, इस तंत्र को मजबूत कैसे करें? इस तंत्र को मजबूत करने के लिए अच्छा भोजन खाएं, अच्छी नींद लें और साफ सफाई बाहर भी रखें। ठीक है। हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं और जो प्रोसेस्ड फूड है यानी मरा हुआ भोजन कम से कम खाएं। ठीक है। उससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा और जितना ज़्यादा मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र होगा उतना ही हम रोगों से बचते रहेंगे। ओके। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो इस रोग में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र टूट जाता है, बुरी तरह से बिखर जाता है। तो जिस तरह से पानी घुसाया था खेत में, उसी तरह से बहुत सारे रोग हमारे शरीर पर हमला कर देते हैं और धीरे धीरे देखते देखते मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अब ये रोग फैलता कैसे है, कोई बताएगा? इसके 3-4 कारण हैं। एड्स वाले रोग जो इंजेक्शन लगाया जाता है। हाँ, एक एक करके जवाब दिया करो। एड्स भाग के अगर कोई सुई लगी हुई है या इंजेक्शन सिरिंज लगी है, सबसे पहली बात ये समझ लें कि एड्स का रोग ब्लड कांटेक्ट से फैलता है। किससे? मतलब खून संपर्क में आना चाहिए। जैसे किसी को एड्स है, मान लो मुझे ही एड्स है, मेरा खून किसी के खून से टच हो गया, अगर मेरा खून किसी से टच हो गया तो एड्स नहीं होगा। अगर मेरा खून खून से टच हो गया तो एड्स हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर किसी एड्स भाग के सुई लगी हुई है, क्या लगी है? वही सुई तुम्हारे लगा दी जाए बिना धोए तो तुम्हें 100% एड्स हो जाएगा, क्योंकि वायरस तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है गर्भवती माँ को अगर एड्स है तो माँ जो है बच्चे से डायरेक्ट जुड़ी होती है, नाल के माध्यम से बच्चा जुड़ा होता है माँ के गर्भ से, तो वो खून ट्रांसफर होता है तो वहाँ भी उसको एड्स हो जाएगा। ठीक है।
तो ये दो मुख्य कारण हैं और सबसे बड़ा कारण ये है कि एड्स फैलता है खून से खून के संपर्क में आने में। अब खून से खून कैसे संपर्क में आएगा? किसी आदमी को एड्स है और वो किसी को दांतों से काट ले, अच्छी तरह मांस तोड़ ले, खून निकाल दे, ठीक है, तो उसके द्वारा भी एड्स फैल जाएगा। समझ गए? अगर कोई दाढ़ी बनवा के आया है, एड्स वाला व्यक्ति है, उसके यहाँ पे कट लग गया उस तरह से, और वही उस तरह नाई ने दूसरे आदमी के इस्तेमाल कर दिया, उसके भी कट लग गया, तो दोनों एड्स के भाग हो गए। सबसे प्रबल संभावना रहती है अगर गर्भवती स्त्री को एड्स है तो उसके बच्चे को 1001% एड्स होगा ही, क्योंकि उसका बच्चा नाल से जुड़ा रहता है और खून के रूप में पचा हुआ भोजन बच्चे को माँ के गर्भ में पहुँचता रहता है, तो जो खून जाता है वो पहले से ही दूषित होगा। ठीक है, तो एड्स के बारे में समझ गए। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है, प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है और खून से खून के संपर्क में आने से होता है। क्लियर है? और जो परीक्षण किया जाता है वो कौन सा है? कौन सा? कौन से वायरस से होता है? HIV वायरस से ये रोग फैलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उम्मीद है इससे बहुत सारे प्रश्न आपने लिखे होंगे और बहुत सारे सुने भी होंगे, तो जो सुने हैं उनको कागज़ पर लिखिए और जो लिखने वाले हैं उन्हें लिखिए और अच्छे से याद कीजिए। और जो बच्चे अब तक फॉर्म नहीं भरे हैं, जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, आवेदन नहीं किया है, तो 7 दिन बचे हैं परीक्षा में केवल, वो आवेदन कर दें और परीक्षा की तैयारी करते रहें। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। बोलो।